दिन जो हुआ वो भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगर जो उस दिन हुआ वो नहीं होता तो भारत की तकदीर कुछ और होती और भारत की तहजीब भी कुछ और होती। दरअसल आज से 495 वर्ष पहले मौजूदा हरियाणा राज्य का पानीपत जिला एक बहुत बड़े इतिहास का गवाह बनने वाला था। हम ये मान सकते हैं कि यही वो जगह है जहां भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला एक रक्त रंजित युद्ध लड़ा गया था। इसका एक पक्ष जहीरुद्दीन बाबर अपने पुश्तैनी जो राज्य थे फरगना और समरकंद, उनमें हारने के बाद बड़ी मुश्किल से उसने काबुल पर विजय पाई और वहां पर राज्य स्थापित किया था। दोस्तों, इसमें दूसरा पक्ष था लोधी वंश का सुल्तान, तीसरा सुल्तान इब्राहिम लोधी था। दोस्तों, इब्राहिम लोधी के शासनकाल के समय पंजाब का निजाम था दौलत खान। दौलत खान ततार खान का बेटा था जो बहलो लोधी के समय पंजाब का निजाम था और उसने अपनी एक स्वतंत्र रियासत स्थापित कर ली थी। दौलत खान लोधी सल्तनत का वफादार था, लेकिन इब्राहिम लोधी के कठोर, संदिग्ध और अभिमानी स्वभाव के कारण वो इब्राहिम लोधी के खिलाफ हो गया था और ये कहा जाता है कि उसने ही अब बाबर को हिंदुस्तान आने के लिए न्योता भेजा था। काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर की नजर हिंदुस्तान के ऊपर थी, क्योंकि हिंदुस्तान एक समृद्ध देश था, यहाँ पर अकूत धन संपत्ति थी। काबुल से संतुष्ट था नहीं बाबर, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने भी एक महत्वाकांक्षा हिंदुस्तान पे राज करने की पाल रखी थी। न्योता जब उसको गया तो उसकी जो अंदर ही अंदर एक इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी भारत पर राज्य करने की, उसको काफी बल मिला। फिर वो भारत के लिए निकला। उसने सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश किया। बाबर लिखता है अपने बाबरनामा में कि सिंधु नदी को पार करने के बाद वहां का हर पत्थर, हर पेड़, हर घास फूस, हर पहाड़ हिंदुस्तान था। यानी कि सिंधु नदी को पार करते ही हिंदुस्तान शुरू हो जाया करता था। बाबर सिंधु नदी को पार करने के बाद लाहौर पहुंचा। लाहौर पर उसने कब्जा किया और लाहौर पर कब्जा करने के बाद वो वापस काबुल चला गया। दोस्तों, साल 1525 में एक बार फिर बाबर ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। अब की बार उसने पेशावर के ईस्ट की तरफ बहने वाली एक नदी है हारू नदी की तरफ से, उस रास्ते से उसने हिंदुस्तान में प्रवेश किया। उसके बाद वो सिंधु नदी की तरफ चला और वहां से सिंधु नदी तक पहुंचने में उसको 28 दिन का समय लगा। ये 15 दिसंबर 1525 के दिन की बात है, जिस दिन उसने सेना के साथ सिंधु नदी को पार करके पूरी तरह से हिंदुस्तान में प्रवेश किया। उसने रोपड़ में सतलुज दरिया को पार किया और सतलुज दरिया को पार करके रोपड़ में वो अंबाला पहुंचा। दोस्तों, बाबर का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। बाबर एक कुशल योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखेंगे वो 12 वर्ष की उम्र में फरगना का सुल्तान बन गया था। उसके बाद वहां उसने लड़ाइयां लड़नी शुरू की और फरगना और समरकंद, ये 2 राज्यों के लिए उसने काफी लड़ाइयां लड़ी। अंत में वो काबुल आया और काबुल से मैंने आपको बताया आगे वो कैसे हिंदुस्तान की तरफ आया। उसकी फौज छोटी थी, लेकिन वो बहुत कुशल योद्धाओं से भरी हुई फौज थी। उसके जो सेनापति थे वो बहुत अनुभवी और कुशल थे। उसके नेतृत्व में लगातार वो लड़ाइयां लड़ते आ रहे थे। तो सारे के सारे ज्यादातर उसके जो सेनापति थे वो अनुभवी और पुराने थे। दोस्तों, उसकी फौज में तुर्क बंदूकची और तोपची जो बहुत ही कुशल थे। उस वक्त तोपचियों को, बंदूकचियों को गोलंदाज कहा जाता था। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन उसकी जो परवरिश थी वो फरगना में हुई थी, जो आज के उज्बेकिस्तान में एक शहर है फरगना। 2-3 चीजें उसको बहुत ताकतवर बनाती हैं दोस्तों। एक तो उसके पास जो तोपखाना था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और इस लड़ाई से पहले हिंदुस्तान में किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में तोपखाने का, बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जिसमें तोपखाने का और बारूद का इस्तेमाल हुआ था। दूसरा, उसकी सेना के जो घुड़सवार थे वो बहुत प्रशिक्षित थे। पहाड़ों के ऊपर चढ़ने में और हमला करने में उनको महारत हासिल थी। तो आप ये समझिए कि मैदानी इलाके में तो कोई उनका सानी हो नहीं सकता। दोस्तों, उसके बाद बाबर रोपड़ होते हुए सरस्वा पहुंचता है। सरस्वा में उसने एक रणनीति अपनाई। उसने वहां के जो स्थानीय गांव वाले थे, गांव के लोग थे, आसपास के जितने भी गांव थे, उन गांव से उसने बैलगाड़ियां खरीदी, ढेर सारी, जो उसकी युद्ध की रणनीति का ही एक हिस्सा थी। और उसके बाद आगे बढ़ता हुआ बाबर पहुंचा पानीपत। ये दिन था 1 अप्रैल 1526 का और उसने पानीपत के पास आकर के अपनी छावनी बनाई। ये छावनी उसी जगह पे बनाई गई थी दोस्तों, जहां आज एक गांव
गांव बसा हुआ है, उसका नाम है बाबरपुर। वहां आकर बाबर को पता चला कि इब्राहिम लोदी के पास करीब 1 लाख के आसपास फौज है, बहुत बड़ी फौज है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में हाथी सवार हैं और बहुत बड़ी तादाद में घुड़सवार हैं। दिल्ली सल्तनत की फौज के साइज के आगे बाबर कहीं नहीं टिकता था। कहते हैं कि उसके सेनापतियों और फौजदारों ने उसको सलाह दी कि वापस चलते हैं, लड़ाई नहीं कर, इतनी बड़ी फौज के आगे टिकना नामुमकिन है। दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि बाबर मेंटली कितना स्ट्रांग था और वो कितना बड़ा युद्धकार और रणनीतिकार था। उसने कहा कि नहीं, एक चांस तो लेंगे, लड़ाई करेंगे। अब हुआ क्या कि पानीपत शहर के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार थी। दरअसल एक किले नुमा दीवार थी जो पानीपत को चारों तरफ से घेरे हुई थी और काफी ऊंची और मजबूत दीवार थी, और दूसरी तरफ यमुना नदी थी। तो जो पानीपत की दीवार थी दोस्तों, उसके और यमुना नदी के बीच करीब 7-7.5 किलोमीटर का फासला था। बाबर ने क्या किया, बाबर ने ये जो जगह थी 7.5 किलोमीटर के आसपास, इसमें यमुना से लेकर के और पानीपत की दीवार तक एक करीब 10-11 फुट चौड़ी और करीब 20 से 25 फुट गहरी एक खाई खुदवा दी, और उस खाई में उसने लकड़ी के टुकड़ों को आगे से पैना करवा करके और जगह जगह गड़वा दिया, बहुत ढेर सारी मात्रा में। उसके बाद उसने उस खाई को घास फूस और पेड़ पत्तियों से ढकवा दिया ताकि दुश्मन को पता ना चल सके कि यहाँ पे कुछ इतनी गहरी और चौड़ी खाई बनी हुई है। और उस खाई के साथ साथ जो उसने बैलगाड़ियां खरीदी थी, करीब 700 के आसपास बैलगाड़ियों को खाई के साथ साथ खड़ा करवा दिया, बीच में 10 से 20 फीट की जगह छोड़ करके, और उनको आपस में चमड़े की रस्सियों के साथ में बांध दिया। और जो बीच में जगह उन्होंने खाली छोड़ी थी, बैलगाड़ियों के बीच में 10 से 20 फीट की जो जगह उन्होंने छोड़ी हुई थी, उस जगह पे पीछे हटके अपना तोपखाना तैनात कर दिया। उधर सुल्तान इब्राहिम लोदी दिल्ली से पानीपत की तरफ एक बहुत बड़ी फौज के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके पास दरअसल पूरी एक फौज नहीं थी, उसके पास अलग अलग छोटी छोटी फौजों की टुकड़ियां थी जो कुल मिलाकर बहुत बड़ी तादाद बनती थी। अब चूंकि अलग अलग टुकड़ियां थी छोटे छोटे राजाओं की, जो उसके मतलब साथ जिनका तालमेल अच्छा था, उन्होंने उसको फौज दी हुई थी, कहीं से उसने फौज ली हुई थी, और इस तरह से उसकी फौज जो थी वो तादाद में बड़ी जरूर थी, लेकिन आपस में तालमेल की कमी थी, क्योंकि अलग अलग टुकड़ियां थी, एक साथ ट्रेनिंग पूरी फौज में कहीं पर ली नहीं हुई थी। तो एक तो डिसिप्लिन की कमी थी और कोऑर्डिनेशन की कमी थी, लेकिन चूंकि तादाद बहुत बड़ी थी उसकी फौज की, तो अपनी फौज के साथ पानीपत की तरफ बढ़ रहा था। बहरहाल इब्राहिम लोदी की फौज भी पानीपत पहुंच गई और पानीपत के पास उन्होंने भी अपना खेमा जमा लिया। उधर बाबर का और इधर इब्राहिम लोदी का, दोनों ने अपने अपने खेमे जमा लिए, और उसके बाद दोनों ये वेट करने लगे कि कौन पहले अटैक करेगा। दोस्तों, अब चूंकि बाबर बाहर से आया हुआ था आक्रमण करने के लिए, वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी एक जो 4-5 हजार सैनिकों की एक टुकड़ी थी, उसको इब्राहिम लोदी के खेमे की तरफ रेड करने के लिए भेज दिया। क्योंकि उसकी वो टुकड़ी रात को आक्रमण करने के लिए निकली थी, तो रास्ता भटक गई थी। जब तक वहां इब्राहिम लोदी के खेमे तक पहुंचती सुबह हो चुकी थी, इसलिए इब्राहिम लोदी की फौज ने उसको देख लिया और उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, जिससे उनको भारी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। नुकसान तो बाबर को हुआ, लेकिन उसका मकसद पूरा हो गया। उसका मकसद इसलिए पूरा हुआ कि जो अफगान फौज इब्राहिम लोदी के जिन्होंने अटैक किया था, उनको ये मैसेज गया कि 3-4 हजार की फौज को हमने चुटकी भर में हरा के वापस भेज दिया, तो जो बाकी इनकी जो फौज है उनको भी हम आसानी से जीत ले। इब्राहिम लोदी अपनी फौज को लेकर सुबह सुबह जल्दी अंधेरे में निकल पड़े। उनकी फौज में आगे आगे 300 हाथियों का एक दस्ता चल रहा था, और उनकी स्ट्रेटजी साफ थी कि हाथियों का जो दस्ता है उसकी मदद से उनकी फौज के अंदर घुसेंगे, और उसके बाद फिर हमारी जो फौज है वो उनके ऊपर अटैक करके उनको खत्म कर दे। बाबर का जो सबसे फर्स्ट जो दस्ता था, करावल दस्ता, उसने खबर दी कि इब्राहिम लोदी आ रहा है। उसके जस्ट पीछे उसका हरावल दस्ता था, और वो हरावल दस्ता करावल दस्ते के पीछे धीरे धीरे मूव कर रहा। लगभग सुबह 8 से 9 बजे के आसपास बाबर और इब्राहिम लोदी की फौज का आमने सामने एनकाउंटर हुआ। अब देखिए अब क्या होता है। वो जो खाई बाबर ने खुदवाई थी उसका काम शुरू होता है। जितने भी हाथी और घोड़े आगे चल रहे थे इब्राहिम लोदी की फौज में, वो जैसे ही आगे जा रहे थे तो उस खाई में गिर जाते थे। उसके अंदर जो पैनी और नुकीली लकड़ियां गड़ी हुई थी वो उनके पेट में घुस जाती थी। इससे क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की जो फौज थी उसमें एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब देखिए बाबर की जो युद्ध शैली थी और वो कितना कुशल योद्धा था, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। जैसे ही वो कंफ्यूजन इब्राहिम लोदी की फौज में हुआ, बाबर ने उसका फायदा उठाया और जो बैलगाड़ियां उसने खड़ी कर रखी थी और उसके बीच में 10 से 20 फीट का जो
जगह छोड़ रखी थी और वहां पर जो अपनी तोपें उसने तैनात कर रखी थी, उन तोपों को चलाने का हुक्म दे दिया। जैसे ही वो तोपें चली, उस वक्त की तोपों की मार कोई खास नहीं, लेकिन उन तोपों की जो आवाज और जो उससे जो फ्लैश निकला, जो धुआं निकला, वो जो जोर के धमाके हुए, उससे जो आगे हाथियों का दस्ता इब्राहिम लोदी की फौज में था वो घबरा गया, क्योंकि हाथियों के लिए इस प्रकार की आवाजें, इस प्रकार का धुआं और फ्लैश पहला अनुभव था। मैंने आपको बताया कि इससे पहले हिंदुस्तान के किसी भी युद्ध में तोपों का और बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ था, ये पहली बार था। हाथी घबरा गए, घबरा कर हाथी वापस मुड़े। तो जैसे ही हाथी घबराकर वापस फौज की तरफ वापस भागने लगे, तो जो फौज थी उसमें भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के कारण एक अराजकता सी फैल गई फौज। इस बात का बाबर ने फायदा हुआ। बाबर के पास एक टुकड़ी थी जिसको तुलगमा कहते हैं, और तुलगमा इसी बात के लिए होती है कि जब किसी भी फौज में संशय की स्थिति हो जाए, दोनों तरफ से जाकर के पीछे से अटैक कर। बाबर ने तुलगमा को हुक्म दिया और तुलगमा ने जाकर के इब्राहिम लोदी के फौज के दोनों तरफ से पीछे से अटैक किया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, फौज जिसमें पहले ही अफरा तफरी मची हुई, उसने जब देखा कि हम लोग जब पीछे की तरफ भाग रहे हैं तो पीछे से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। एक तरह से इब्राहिम लोदी की जो फौज थी वो घिरा हुआ महसूस करने लगी। वो इधर से तोपों की मार आ रही थी और उस तरफ से जब वापस जा रहे थे तो सामने से घातक टुकड़ियों का एक अटैक उनके ऊपर हो रहा था। अब ये जो स्थिति बन गई थी दोस्तों, ये बहुत ही भयानक स्थिति थी इब्राहिम लोदी की फौज के लिए, और बाबर के पक्ष में बनी हुई ये स्थिति थी। यहाँ पर कहते हैं कि इब्राहिम लोदी के एक वफादार ने उनसे कहा कि आप यहाँ से बचकर निकल जाइए, आप जिंदा रहेंगे तो दोबारा से फौज खड़ी कर लेंगे और दोबारा से अटैक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ खेत रहे, आप यहाँ शहीद हो गए तो फिर कोई रास्ता बचेगा नहीं। तो कहते हैं कि इब्राहिम लोदी ने जवाब दिया कि बादशाहों के लिए जंग के मैदान से भागना बहुत शर्म की बात। यहाँ देखो कि कितने अमीर उमरा हमारे दोस्त साथी शहीद हुए पड़े हैं, हम भाग कर जाएं तो जाएं कहाँ। रण के मैदान में उस वक्त इब्राहिम लोदी ने एक शेर भी कहा। उन्होंने कहा कि हम किसी और तरफ जाएं ये मुमकिन नहीं, सुर्ख रूहों का काम नहीं पीला पड़ना। और इब्राहिम लोदी ने जो एक फौज बहुत बड़ी उसके पीछे आ सकती थी उसका इंतजार नहीं किया और अपने 5000 घुड़सवारों के साथ वो मुगलों से भिड़ गए। दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई एक नाजुक मोड़ पर थी और नाजुक मोड़ पर था भारत का भविष्य, जो एक दिन इतिहास बनने वाला था। बाबर ने उसके बाद अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और अगर ये लड़ाई उसके आगे खींचती तो बाबर के पास वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन सुल्तान इब्राहिम लोदी ने जल्दी कर दी और वही जल्दी उनके और भारत के भविष्य के ऊपर भारी पड़ी। और कुछ देर बाद सुल्तान की लाश धूल और मिट्टी और खून में लिपटी हुई पड़ी थी और पड़ा था उनका ताज और वो शाही छत्र जो सुल्तान को सुल्तान बनाता है। उसके बाद बाबर उनकी लाश के पास आया और उसने कहा कि सलाम है तेरी बहादुरी को। ऐसा उसने खुद लिखा बाबरनामा में।